लेक्चर नंबर 49 लास्ट टाइम जो है मैं चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर जो है उसको स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर लेप्लास इक्वेशन जो है उसको कैलकुलेट किया था। तो उसके हमने दो बाउंड्री कंडीशंस जो हैं उनको स्टडी कर लिया था, तीसरी बाउंड्री कंडीशन जो है वो रह गई थी। थर्ड बाउंड्री कंडीशन, ये थर्ड बाउंड्री कंडीशन है। इसके अंदर जो लास्ट हमने इक्वेशन फाइंड की थी, फाई ऑफ आर थीटा दैट इज इक्वल टू ए नॉट ई नॉट आर कॉज ऑफ थीटा प्लस ए फाई नॉट माइनस ए नॉट ओवर आर प्लस ई नॉट ए क्यूब कॉज ऑफ थीटा आर स्क्वायर। ये लास्ट में हमने जो लेक्चर जब एंड किया था तो उसके ऊपर ये वाली इक्वेशन जो है इसको कैलकुलेट किया था। अब इसके ऊपर हमने इसी इक्वेशन को आगे लेके जाना है और थर्ड बाउंड्री कंडीशन जो है उसको अप्लाई करना है। अब हमने अगर ए नॉट की वैल्यू को फाइंड करना है, ये ए नॉट इसके अंदर कांस्टेंट है और अगर ये कांस्टेंट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो फिर हमें इस इक्वेशन के ऊपर बाउंड्री कंडीशन जो है वो अप्लाई करनी पड़ेगी। तो इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए नॉट, ये जो ए नॉट कांस्टेंट है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वी टेक द रेडियल कंपोनेंट। हमें जो है वो रेडियल कंपोनेंट लेना पड़ेगा ऑफ ई का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो अब रेडियल कंपोनेंट के लिए दोबारा हम इक्वेशन यूज़ करते हैं अगेन बाय यूजिंग द इक्वेशन। अब रेडियल कंपोनेंट जो है उसमें ई आर, ठीक है, इसको सॉरी वी कहा हुआ है मैंने पहले, फाई नहीं, ई आर माइनस करली ओवर करली आर वी ऑफ आर थीटा। ये इस इक्वेशन को मैंने लास्ट टाइम क्या नंबर दिया था, 10। ये अगर इक्वेशन 10 है तो फिर ये जो है दैट इज इक्वेशन 11, ये इक्वेशन 11 जो है वो आ जाएगी। अब आप इसके अंदर वी ऑफ आर थीटा की वैल्यू पुट करें इक्वेशन 10 से और इसको डिफरेंशिएट करें, यानी कि वी ऑफ आर थीटा इज इक्वल टू माइनस करली ओवर करली आर इंटू ए नॉट माइनस ई नॉट आर कॉस थीटा प्लस ए फाई नॉट माइनस ए नॉट ओवर आर प्लस ई नॉट ए क्यूब कॉज ऑफ थीटा आर क्यूब। ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ठीक है, अब आप इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसमें जो आर वाली टर्में हैं वो डिफरेंशिएट हो जाएंगी।
तो ई ऑफ आर जो है माइनस, आप इसको डिफ्रेंशिएट करें तो करली ए नॉट ओवर करली आर, ठीक है। उसके बाद आर का डेरिवेटिव लेंगे तो ई नॉट कॉज ऑफ थीटा प्लस नीचे 1/r है, ऊपर जाएगा तो माइनस आर की पावर -1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास -2, तो माइनस ए फाई नॉट माइनस ए नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। उसके बाद ये वाली वैल्यू आर क्यूब, तो -2 ई नॉट, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ए की क्यूब कॉज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब, वो एक आर आएगा उस आर से कैंसिल होगा तो आर क्यूब रह जाएगा, ठीक है जी। ये इक्वेशन बच गई। अब आप इस इक्वेशन को मजीद सिंप्लीफाई कर लें। अब कर ली ए नॉट ओवर कर ली आर, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है तो ये तो फिर 0 के बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0, माइनस को अंदर ले जाएं, ई नॉट कॉज ऑफ थीटा प्लस ए फाई नॉट ए नॉट आर स्क्वायर प्लस 2 ई नॉट ए क्यूब कॉज ऑफ थीटा। अब जो नॉर्मल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस के ऊपर, द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस, ठीक है। जो नॉर्मल कंपोनेंट है फील्ड का सरफेस से, सरफेस के यानी कि परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है ऑफ द स्फीयर, is obtained by putting r is equal to a, ठीक है। यानी कि r को अगर a के बराबर पुट कर दें तो फिर आप नॉर्मल कंपोनेंट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। यानी कि ई एन नॉर्मल कंपोनेंट जो है वो ई आर इज इक्वल टू ए के ऊपर। तो अब ये वैल्यू जो है यहाँ पर इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करें, आर को ए के बराबर ले लें, तो ई एन जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो ई नॉट कॉज ऑफ थीटा प्लस फाई नॉट ए ओवर ए प्लस 2 ई नॉट ए क्यूब कॉज ऑफ थीटा ओवर ए क्यूब, ये नॉर्मल कंपोनेंट जो है आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पर ये ए क्यूब से कट जाएगा, ये ए से कट जाएगा, तो ई एन ई नॉट कॉज ऑफ थीटा प्लस फाई नॉट माइनस ए नॉट प्लस 2 ई नॉट कॉज ऑफ थीटा। तो ये कॉज ऑफ थीटा वाली जमा हो जाएंगी टर्म में। सो ई एन इज इक्वल टू फाई नॉट माइनस ए नॉट प्लस 3 ई नॉट कॉज ऑफ थीटा। इसको कह दें कि ये इक्वेशन नंबर 12 है। अब इसके ऊपर हमें थर्ड बाउंड्री कंडीशन जो है दैट इज आर इज इक्वल टू ए,
उसको भी अप्लाई कर दिया और उसके बाद ये हमारे पास नॉर्मल कंपोनेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का निकल आया। फाइन आर्ट माइनस ए नाट प्लस 3 नाट कॉज ऑफ थीटा। तो फाइन आर्ट भी इसके अंदर कांस्टेंट है, ए नाट भी, और ई नाट वो फील्ड है जिसके अंदर आपने एक्सटर्नल फील्ड है जिसके अंदर आपने कंडक्टिंग स्फीयर को रखा हुआ था और कोसाइन का कोई एंगल जो है वो बन रहा है क्योंकि वो थीटा एंगल बन रहा था स्फीयर का। ठीक है जी। अब इसके अंदर जो लास्ट चीज़ रह गई है वो हमने कैलकुलेट करनी है सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ पर एक गलती हुई है, किधर की, सॉरी, ये जो इक्वेशन थी ना इसमें ये ए स्क्वायर है, ठीक है, ये ए से कैंसिल हुआ तो ये यहाँ पर ए आएगा और इसको ज़रा करेक्ट कर लें और इधर भी ये ए आएगा, ठीक है। हो चुका ए स्क्वायर था उसके नीचे, ए नहीं था। तो ये वाली टर्म है ना, ये वाली, इसमें ये ए स्क्वायर था, ए नहीं था, तो ए से कटेगा तो एक ए रह जाएगा, वो ए इसके नीचे आ जाएगा। अब जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब ये नॉर्मल कंपोनेंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास निकल आया। बता दो इसे। तो नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करनी है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, now the surface charge density is given by, तो ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है दैट इज इक्वल टू सिग्मा ई नॉट ई एन। ई नॉट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और ई एन जो भी आपने ये कैलकुलेट किया, थर्ड बाउंड्री कंडीशन लगा रहा। तो अब इसके अंदर जो है वो वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन 12 से, ये जो है, ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 12। इक्वेशन 12 जो है उससे वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें तो सिग्मा ई नॉट इंटू 3 ई नॉट कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई नॉट माइनस ए नॉट ओवर ए। इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 13 है। दिस इज इक्वेशन नंबर 13। आप एक स्ट्रिप को कंसिडर करें स्फीयर पे, क्योंकि हमने एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर जो है वो लिया हुआ है। नाउ वी कंसिडर ए स्ट्रिप। एक स्ट्रिप जो है वो आप कंसिडर करेंगे ऑफ स्फीयर एज शोन इन फिगर 2। ये इसका ओरिजिन है, ठीक है जी, और यहाँ पर एक स्ट्रिप, ये मैं कंसिडर करता हूँ, ये एक स्ट्रिप है, ठीक है। इसको यहाँ से एंगल थीटा बन रहा है, इसको शेडेड कर दें,
इसका एरिया जो है वो डी ए है। अच्छा, यहाँ से जो एंगल है एक, इसको इधर लेके जाए, इसको इसके साथ मिला दें। ये ठीक है जी। यहाँ से ये जो एंगल बन रहा है इस जगह पर, ये वाला, ये थीटा है, और इधर से ये जो एंगल बन रहा है ये डी थीटा। ठीक है, डी ए जो है इसकी विड्थ है एरिया की। अब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ठीक है, अगर ये साइड जो है ये साइड ए है, तो इसका सामने वाला ये कंपोनेंट जो है ये बनेगा ए साइन ऑफ थीटा। ठीक है, और ये नीचा जो पैरेलल का कंपोनेंट है ये बनेगा ए कॉज ऑफ थीटा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट ए साइन ऑफ थीटा और पैरेलल कंपोनेंट ए कॉज ऑफ थीटा। तो जो एरिया ऑफ स्ट्रिप का, एरिया ऑफ स्ट्रिप दैट इज इक्वल टू 2 पाई इंटू रेडियस और विड्थ। 2 पाई इसलिए आ रहा है कि पूरा उसका चक्कर है, सरकमफ्रेंस की लेंथ जो है, पूरा एंगल जो पूरा करता है वो 2 पाई पे करता है। तो ये जो एरिया है दैट इज इक्वल टू 2 पाई ए साइन ऑफ थीटा। रेडियस ये ए साइन ऑफ थीटा, और विड्थ कितनी है डी ए। तो जो एरिया ऑफ स्ट्रिप है दैट इज इक्वल टू 2 पाई ए साइन थीटा डी ए। इसको कह दें कि ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन, इधर भी ए आएगा, ए, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 14। तो 2 पाई ए स्क्वायर साइन थीटा डी ए, ये आपके पास एरिया जो है स्ट्रिप का वो निकल आया, इस स्ट्रिप का एरिया, ये जो पोर्शन, ठीक है, इसका एरिया 2 पाई ए स्क्वायर साइन थीटा डी ए के बराबर है। अब जो चार्ज है स्ट्रिप के ऊपर, नाउ द चार्ज ऑन द स्ट्रिप, स्ट्रिप के ऊपर जो चार्ज है, यानी कि ये एक स्ट्रिप आपने लिया किसके अंदर, स्फीयर के अंदर, इज डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ द स्ट्रिप। ठीक है जी, सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, तो फिर डी क्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा मल्टीप्लाई बाई एरिया, एरिया ऑफ द स्ट्रिप। तो इसका मतलब है कि जो आपके पास डी क्यू है, उसके अंदर अगर वैल्यू रखे सिग्मा और डी ए की, ठीक है जी, बल्कि ये जो वैल्यू है यहाँ से सिग्मा एप्सिलॉन नॉट ई एन के बराबर है। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर
इस इक्वेशन के अंदर। अब वैल्यू जो है इक्वेशन 13 से, वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 13, putting value from equation 13 and equation 14, 13 और 14 जो इक्वेशन है उनसे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें तो डी क्यू जो है दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट 3 E0 cos ऑफ थीटा प्लस फाई नॉट ए नॉट ओवर ए ब्रैकेट क्लोज 2a स्क्वेयर 2 पाई a स्क्वेयर साइन ऑफ थीटा डी थीटा। ये 13 और 14, ये 14, इसको किसमें पुट कर दिया है, इस इक्वेशन। आपके पास ये वाली वैल्यू डी क्यू एप्सिलॉन थी ई नॉट कॉस ऑफ थीटा अब जो टोटल चार्ज है स्फीयर के ऊपर, ये तो एक स्ट्रिप का चार्ज है। ये चार्ज कौन सा निकला है, एक स्ट्रिप आपने ली है स्फीयर के अंदर, लेकिन ये तो पूरा स्फीयर है। तो फिर अगर टोटल चार्ज स्फीयर का फाइंड करना है तो नो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक द इंटीग्रल। तो फिर जो है वो आपको इंटीग्रल जो है वो लेना पड़ेगा। तो हम फिर इसी इक्वेशन के ऊपर जो है वो इंटीग्रल ले लेंगे। सो द टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर, तो जो टोटल चार्ज है स्फीयर के ऊपर Q 0 से पाई 3 E0 एप्सिलॉन नॉट कॉस ऑफ थीटा प्लस एप्सिलॉन नॉट फाई नॉट ए नॉट ओवर ए 2 पाई a स्क्वेयर साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगी। नो वी हैव टू इंटीग्रेट इट, हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो Q 0 से 6 पाई a स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट E नॉट कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा प्लस 2 पाई a एप्सिलॉन नॉट फाई नॉट ए नॉट साइन थीटा डी थीटा। डी थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसके अंदर से आप जो है ये वाला जो है इसको अगर कॉमन निकाल लें तो Q इज इक्वल टू 0 से पाई, ठीक है, 6 पाई a स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट ई नॉट, इसको मैं कॉमन निकाल 0 से पाई। इसको कॉमन जो है वो निकाल लूँ तो साइन थीटा
कॉस थीटा डी थीटा प्लस 2 पाई ए एप्सिलॉन नॉट फाई नॉट माइनस ए नॉट 0 टू पाई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, इसको कॉमन निकाल लिया। अब ये जो इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पर Q 6 पाई ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ई नॉट 0 टू पाई। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये साइन 2 थीटा बन जाएगा। साइन 2 थीटा बाई 2, साइन 2 थीटा बाई 2 डी थीटा प्लस 2 पाई ए एप्सिलॉन नॉट फाई नॉट माइनस ए नॉट, इसकी इंटीग्रेशन कर दें माइनस कॉस ऑफ थीटा 0 से पाई। नो आप इसकी भी इंटीग्रेशन कर दें तो Q सिग्मा पाई ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ई नॉट 0 से पाई माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और 1 2 इधर से आएगा वो इधर आ जाएगा इसके नीचे। प्लस 2 पाई ए एप्सिलॉन नॉट फाई नॉट माइनस ए नॉट। अब यहां से कॉस पाई -1 और माइनस कॉस 0 -2, ये -2 के बराबर आ जाएगा इंटीग्रेट करने के बाद। तो Q जो है अब दैट इज इक्वल टू 3/2 पाई ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ई नॉट कॉस 2 पाई जो है किसके बराबर होगा? कॉस 2 पाई जो है वो -1 के बराबर होगा और कॉस 0 डिग्री माइनस प्लस के साथ उसको +1 कर देगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ये क्या आएगा -1 + 1 प्लस 2 पाई ए एप्सिलॉन नॉट फाई नॉट माइनस ए नॉट -2। तो -1 क्या होंगे? +1 0। तो ये टर्म तो फिर इसका मतलब है कि यहां से उड़ गए, ये तो 0 के बराबर आ गई। तो Q जो है आपके पास दैट इज इक्वल टू, अब ये माइनस था यहां से और -2 था और एक और माइनस आ रहा था इसका, इधर भी ये माइनस आएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी ये माइनस आएगा। तो ये Q जो है ये किसके बराबर आ जाएगा? ये तो टर्म 0 होगी, ये माइनस माइनस इससे हो गया तो ये 4 पाई ए एप्सिलॉन नॉट फाई नॉट माइनस ए नॉट। अब फाई नॉट माइनस ए नॉट जो है इसकी वैल्यू निकालें तो Q ओवर 4 पाई ए एप्सिलॉन नॉट के बराबर आती है।
ठीक है, यहाँ से अब आप जो है वैल्यू ए नॉट की वो निकाल सकते हैं। तो ए नॉट, इधर से ए नॉट की वैल्यू, ए नॉट को उस तरफ ले जाएं, उसको इस तरफ ले आए, तो 5 माइनस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, दैट इज इक्वेशन नंबर 15। अब देखें ए नॉट की वैल्यू निकल आई है कांस्टेंट। अब इसको ए नॉट की वैल्यू पे जो 15 के अंदर आई है इसको सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन नंबर 10 के अंदर। पुट दिस वैल्यू ऑफ ए नॉट इनटू इक्वेशन 10। इक्वेशन 10 के अंदर इसको सब्स्टिट्यूट करें तो v ऑफ आर थीटा इज इक्वल टू फाई नॉट माइनस 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर ए माइनस ई नॉट आर कॉज ऑफ थीटा प्लस 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर। प्लस ई नॉट ओवर आर ए क्यूब कॉज ऑफ थीटा। इसको क्या लें, ये इक्वेशन नंबर 16 जो है वो आ गई। अब चूंकि टोटल चार्ज जो है ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर वो 0 है, as the total charge on the surface of the sphere is 0। तो सरफेस है स्फीयर की, उसके ऊपर टोटल चार्ज जो 0 है, क्योंकि जो सरफेस है वो अनचार्ज, बिकॉज द सरफेस इज अनचार्ज, क्योंकि सरफेस अनचार्ज है। तो इसका मतलब है सो Q इज इक्वल टू 0। अगर Q 0 है तो फिर जो इक्वेशन नंबर 16 है, एंड इक्वेशन 16 बिकम्स, तो इक्वेशन नंबर 16 क्या हो जाएगी, V ऑफ आर थीटा फाई नॉट माइनस ई नॉट आर कॉज ऑफ थीटा प्लस ई नॉट ए क्यूब कॉस थीटा ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन वो क्यू को 0 कर दिया वहां पर इक्वेशन के अंदर। तो जब क्यू को 0 किया है तो ये वाली और ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इसके अंदर कोसाइन को आप कॉमन निकाल सकते हैं। V ऑफ आर थीटा इज इक्वल टू फाई नॉट माइनस ई नॉट आर माइनस ए क्यूब ओवर आर स्क्वायर कॉज ऑफ थीटा, दैट इज इक्वेशन नंबर 17। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 17 आ गई। अब ये हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, दिस इज ए कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर द पोटेंशियल at a point outside the uncharged
conducting sphere. In uniform electric field. अब अगर Q 0 है, आल्सो फॉर Q 0, तो Q 0 के अंदर इक्वेशन 15 बिकम्स, जो इक्वेशन 15 है, जो कि ये हमारे पास A नॉट इज इक्वल टू फाई नॉट माइनस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो A नॉट फाई नॉट माइनस 0, तो A नॉट जो है वो फाई नॉट के बराबर आ जाए। ठीक है, अगर Q को 0 कर दें। गुड। अब ये जो A जो है वो फाई नॉट के जो बराबर है, इसको अगर आप यूज़ करें इक्वेशन नंबर 12 के अंदर, ठीक है, यूजिंग दिस इन इक्वेशन 12। अब इक्वेशन 12 क्या आती है कि En इज इक्वल टू 3E नॉट कॉज ऑफ थीटा प्लस फाई नॉट माइनस A नॉट डिवाइडेड बाई A। ये इक्वेशन नंबर 12 थी। ये जो नॉर्मल कंपोनेंट आपने कैलकुलेट किया था। तो अब यहां से En जो है 3E नॉट कॉज ऑफ थीटा प्लस, अब फाई नॉट माइनस फाई नॉट कितना हो जाएगा? 0। तो ये 0 हो जाएगा। तो En 3E नॉट कॉज ऑफ थीटा के बराबर आ जाएगा। इसको आप कह दें कि ये हमारे पास को इक्वेशन नंबर 18 आ गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 18। ठीक है जी। आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या नॉर्मल कंपोनेंट जो है उसकी वैल्यू निकल आई है। अब जो इक्वेशन है आपके पास, इक्वेशन नंबर थी सिग्मा बाय इक्वेशन 13, वो क्या थी? सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट 3E नॉट कॉज ऑफ थीटा प्लस फाई नॉट A नॉट ओवर A। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। अब इसके अंदर A नॉट की जो वैल्यू है उसको अगर सब्स्टिट्यूट करें तो A नॉट की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर निकली है? फाई नॉट के। तो सिग्मा एप्सिलॉन नॉट 3E नॉट कॉज ऑफ थीटा प्लस फाई नॉट माइनस फाई नॉट ओवर A। तो ये भी क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब है कि सिग्मा जो है दैट इज इक्वल टू 3 एप्सिलॉन नॉट E नॉट कॉज ऑफ थीटा के बराबर आए। दैट इज इक्वेशन नंबर 19। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 है। ये चार्ज डेंसिटी की वैल्यू निकल आई। अब ये जो चार्ज डेंसिटी निकली है ये क्या है? दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, जो एक अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी।
दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू विच induce charges are produced। ठीक है, ये वो चार्ज डेंसिटी है जिसकी वजह से इंड्यूस चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। अब जो टोटल चार्ज इंड्यूस हो रहा है ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, नाउ टोटल चार्ज induce on the surface of the sphere is Q integral sigma area of sphere। तो चूंकि सरफेस की बात कर रहे हैं तो फिर एरिया लेंगे, अगर वॉल्यूम की बात कर रहे हो तो फिर स्फीयर का वॉल्यूम ले लेते। तो अब ये क्यू जो है दैट इज इक्वल टू 0 से पाई, इसके अंदर सिग्मा की वैल्यू रखें 3 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट काज ऑफ थीटा, एरिया 2 पाई ए स्क्वेयर साइन थीटा डी थीटा। अब इसको हम इंटीग्रेट करना है तो 3 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट पाई ए स्क्वेयर 0 से पाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो ये क्या आ जाएगा साइन 2 थीटा, तो टोटल चार्ज जो स्फीयर की सरफेस पर इंड्यूस हो रहा है वो कितना होगा, वो 0 के बराबर होगा। सो द टोटल चार्ज इंड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर will be equal to 0। वो 0 के बराबर, वो जितना चार्ज इंड्यूस हो रहा है सरफेस पे वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है और टोटल चार्ज जो है वो सरफेस के ऊपर आपके पास 0 जो है वो रह जाए। ठीक है जी। अब ये हमने जो अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है उसको पूरा सॉल्व करके देख लिया है। इसके अंदर एक्चुअली हमने जो यूज़ किया है वो लेप्लास इक्वेशन किया यूज स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर। एक्चुअली दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ लेप्लास इक्वेशन इन 3 डायमेंशंस, सॉरी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर लेप्लास इक्वेशन की एक एप्लीकेशन है। हमने क्या किया यहाँ पर, पहले तो हमने सोल्यूशन फाइंड किया था,
उसके बाद एक सफ़ियर लिया है, ठीक है। अब सफ़ियर का स्फेरिकल सिमेट्री है और उस पूरे सफ़ियर को लेप्लास इक्वेशन की मदद से सॉल्व किया, ठीक है। उसका पोटेंशियल पहले कैलकुलेट किया सफ़ियर का, फिर उस पोटेंशियल की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है उसको कैलकुलेट किया और टोटल चार्ज को भी कैलकुलेट किया। यानी कि पूरा जो अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है उसको लेप्लास इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स जो है उसकी मदद से सॉल्व किया, ठीक है। अब नेक्स्ट पे जो है वो हम मूव आउट करेंगे लेप्लास इक्वेशन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर। अभी जो स्फेरिकल के अंदर था वो हमने कंप्लीट कर लिया।